तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका चैप्टर का नाम है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सभी पहले भी हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख चुके हैं तो आपको पता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक मीनिंग देख लेते हैं। पता चल रहा है कि नोट फॉर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए नहीं है, वही उसी चैप्टर की अकाउंटिंग हम करेंगे। राइट, तो चैप्टर का नाम है नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बाकी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे आगे, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे आपको दिखाई दे रहा है, शॉर्टकट में हम इसको बोलते हैं एनपीओ। राइट, और ये आपके वॉल्यूम, अगर बुक की बात करूँ तो ज़्यादातर पब्लिकेशन ने इसको वॉल्यूम फर्स्ट में कंसीडर किया, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया हुआ है, और 10 नंबर का ये एग्जाम में आएगा। सेकंड टर्म सेकंड के व्यू पॉइंट से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि अपने आप में केवल एक चैप्टर करके आपके 10 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं तो 10 के 10 मार्क्स चले जाते हैं। यानी कि जिन बच्चों के लिए पेपर 40 का है, जो एनपीओ छोड़ देते हैं, उनका तो सवाल ही नहीं बचता, 30 का पेपर बन जाता है। तो आप समझ सकते हो कि परसेंटेज ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी हालत में आप इसको चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो। वेल, बात करते हैं एनपीओ की। इसमें लिखा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन, वे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हुज मेन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ये आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो इस बात पे कि हुज मेन ऑब्जेक्टिव, उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो नहीं होता। क्या नहीं होता जी? इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना उनका मेन मोटिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। बट टू रेंडर सर्विस टू इट्स मेंबर, लेकिन रेंडर सर्विस देना उनका मेन काम होता है, यानी कि वो करते हैं टू इट्स मेंबर एंड टू द सोसाइटी, उनके मेंबर्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और टू द सोसाइटी, और सोसाइटी को क्या करते हैं बेटा? ये रेंडरिंग सर्विस देते हैं अपनी। प्रॉफिट के मोटो के लिए नहीं बनाए जाते, ना ये ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो एग्जाम्पल स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, क्लब्स हैं, एनजीओज होते हैं, ये सभी आपके एनपीओज में आते हैं। बात करते हैं करेक्टरिस्टिक की। करेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीओ, एनपीओ के करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले वन आपको दिखाई दे रहा होगा एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब होता है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। दैट मीन्स ये ना तो आपकी पार्टनरशिप के अंदर आएगा। आप अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि जी एनपीओ कहाँ आएगा, तो आप कहोगे जी पार्टनरशिप का पार्ट है, कंपनी का पार्ट है, या फिर आप कहो कि एलएलपी का है। तो नहीं जी, बिल्कुल अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका एक अलग ही एक अस्तित्व है। समझ में आ रही ना मेरी बात? जैसे कि पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप के खुद के एक्ट हैं, खुद के रूल हैं, कैसे काउंटिंग की जाएगी। सिमिलरली एनपीओ की भी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ना तो ये पार्टनरशिप है ना ये कंपनी है, राइट, ना सोल प्रोप्राइटरशिप है। ये बिल्कुल अपने आप में अलग है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप अपने आप में अलग है, जैसे पार्टनरशिप अलग है, दैट्स इसी तरीके से सिमिलरली आपकी एनपीओ अलग है। तो इसका ही पहला हेडिंग है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसका फीचर है, इसकी विशेषता है क्या, कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद करते हैं सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? इनकी वेलफेयर एंड सर्विसेज, या तो वेलफेयर, समाज को सुधारने के लिए जो काम किए जाते हैं इनके अंदर, या फिर सर्विस देते हैं ये। उसके बाद फॉर्म बताया, तो चैरिटेबल सोसाइटी हो सकती है, लाइक ट्रस्ट और क्लब, आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। लाइक आपकी ट्रस्ट हो गए, आपके क्लब्स हो गए, राइट। तो मेन ऑब्जेक्टिव, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव हम समझ सकते हैं बेटा कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो रेंडरिंग या सोशल, एजुकेशनल, चैरिटेबल और रिलीजियस सर्विस। आपने देखोगे कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो बहुत ब्रांड होते हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन वहाँ पर पर्ची जो होती है, पर्चा जो बनता है डॉक्टर्स का, वो 10 रुपए में, 1 रुपए की पर्ची। देखा है आपने ऐसे हॉस्पिटल्स? और डॉक्टर प्राइवेट बैठते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठते हैं, तो वे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं। तो वे कौन चलाते हैं? एनजीओ चलाते हैं। तो वो एनपीओ के थ्रू ही उनकी अकाउंटिंग होती है, डॉक्टर को सैलरी देना, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ से आएगा? तो ये सभी जो उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है वो एनपीओ के रिगार्डिंग ही किया जाता है, राइट। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है बेटा, नो प्रॉफिट मोटिव। आपको पता है इसकी करेक्टरिस्टिक है, हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। तो यहाँ पर आपको एक बात दिखाई दे रही है कि ऑब्जेक्टिव जो है इनका वो सर्विस होता है और वेलफेयर होता है, राइट।
सर्विस करना और वेलफेयर करना, समाज उद्धार करना। प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने जान के लिए रखा है इसका, सो दैट मैं आपको दिखा सकूं स्पेशली काट कर। तो इनका जो प्रॉफिट नहीं होता, इस बात को आप याद रखना, ये प्रॉफिट नहीं कमाते, बल्कि क्या होता है, हाँ सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। मतलब सर वेट, या तो सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। भाई एक बात समझो छोटी सी, हालांकि ये बात हम वाइडली पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये बेसिकली यही है जो हमें करना भी है। मान लीजिए हम एक अकाउंट बना रहे हैं, सपोज करो ये अकाउंट है हमारा, यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं बेटा क्या लिख रहा हूँ, इनकम लिख रहा हूँ अपनी। तो ऐसा हो सकता है ना मे बी, क्योंकि हम प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे, तो हो सकता है हमारे साथ कि हमारी इनकम्स, अब सर कहोगे इनकम तो है नहीं जब प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहे होंगे। जब आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं जिसमें आप गरीब लोगों का इलाज करते हैं, तो पैसा तो कहीं से कहीं आ रहा होगा। कैसे आता है पैसा, या तो इसके मेंबर्स देते हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन आता है ना, डोनेशन आता है, तो ये इसकी इनकम मान लेते हैं। बात समझ आ रही है? तो सब्सक्रिप्शन आ गया, डोनेशन आ गया, ये इसकी इनकम्स है। लाइक समझ में आ रहा है ना? और एक्सपेंसिव जो एक्सपेंस जो किए मेडिसिन पे किए, मान लीजिए किसी पेशेंट के ऊपर, तो ये मान लीजिए डोनेशन और सब्सक्रिप्शन मिलाकर मान लीजिए 80,000 रुपये आ गया। और आपने जो उस ड्यूरिंग जिसका हम बना रहे हैं 1 ईयर का, उसके दौरान आपने जो खर्चा किया मेडिकल पे, वो आपने सपोज करो मात्र 70,000 किया, ठीक है ना। 70,000 रुपये आपने खर्चा कर दिया, 80,000 रुपये आपके आए थे। तो क्या ये प्रॉफिट है 10,000 रुपये का? भाई प्रॉफिट कैसे हो सकता है मेरे बच्चों? प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता ना। तो हम तो टू नेट प्रॉफिट या टू प्रॉफिट या टू ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिख सकते, ठीक है। प्रॉफिट नहीं हुआ ये, हाँ ये क्या हुआ, सरप्लस हुआ। क्या हुआ ये, सरप्लस। इसको बोलते हैं इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ये एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा है खर्चों पर, ठीक है ना। इनकम 80 की है, खर्चे कितने के, 70 के। तो ये इनकम ओवर होगी एक्सपेंडिचर पर, कितने, 10,000 रुपए से। क्लियर होगी। लेकिन सिमिलरली हमने खर्चा कितने का कर दिया, मान लीजिए 90,000 रुपए का खर्चा कर दिया हमने, इनकम कितने की थी, 80 की। तो ये लॉस नहीं हुआ हमारा, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस तो बिजनेस तो कर ही नहीं रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या कहलाएगा, वो बाय डेफिसिट। ये बातें आएंगी वाइडली, मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, स्किप कर दो इस टॉपिक को। आप समझ लेना, इतना समझ लेना, अगर किसी को वाइडली समझ में ना आया हो, क्योंकि आगे आएगा। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसमें प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। बस क्या बोलते हैं उसको, या तो सरप्लस बोलते हैं या डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है ना। एक तरह से प्रॉफिट को जो होता था अब तक, आप जिसको प्रॉफिट समझते थे, इस चैप्टर में उसको सरप्लस समझते हैं, और जिस केस में हम लॉस समझते थे उसको हम डेफिसिट समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ ले, अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आया। नाउ फंडिंग, फंडिंग कैसे होती है? तो फंडिंग मैंने आपको बताया डोनेशन से हो सकती है, कंट्रीब्यूशन से हो सकती है, जो मेंबर होते हैं वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी फंडिंग कैसे होती है। तो ये इसका बेसिक सा मैंने कैरेक्टरिस्टिक बहुत शॉर्टकट में सिर्फ हेडिंग हेडिंग से बताया, सो दैट आपको एक रूपरेखा से तैयार हो जाए, माइंड में एक मैपिंग हो जाए कि एनपीओ कैसे काम करता है और एनपीओ की क्या खूबी है, राइट। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये डेफिनेशन होगी आपकी, और पूरा आपके सामने आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से, पीडीएफ नोट्स भी आपके पास अवेलेबल होगी, राइट। तो इस बात को आप स्पेशल याद रखेंगे। आगे चलते हैं। फंडिंग बता दिया, अब बात आते हैं अकाउंट्स की। सर इसमें अकाउंट्स में क्या क्या प्रिपेयर करेंगे? तो मेरे बच्चों इस बात पे आप फोकस करना, यहाँ से आपका प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो जाता है जो हम इस चैप्टर में करेंगे, राइट। तो आज वैसे तो इंट्रो क्लास है, मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत कम पढ़ाऊं, ऐसा कुछ भी ना पढ़ाऊं जो आपको ये ओवर लगे या फिर आपके सिर के ऊपर को जाए। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, कोई भी बात छोटी नहीं होगी, यानी कि ऐसी नहीं होगी कि वो आपके काम की नहीं है कि आज की क्लास मिस कर दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जब भी आप समझते हैं ना कि अगर हमें बहुत अच्छी बिल्डिंग बनानी है, बहुत ऊंची इमारत बनानी है ना, मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ आपको, बहुत ऊंची इमारत बनानी है आपको, तो आपको पता है इस इमारत को बनाने के लिए, अच्छा बहुत अच्छी इमारत बनाने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग इमारत बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या अच्छा होना चाहिए? बेसमेंट, बेस अच्छा होना चाहिए, है ना। तो बेस अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये शुरुआत की 3-4 क्लास बेस अच्छा कर लोगे, तो यकीन मानिए आपकी बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होगी और बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर आपने ये बेस कमजोर भर लिया ना, तो यकीन मानो बिल्डिंग इस तरीके से गिर जाएगी जैसे आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रही है। वेल, बात करते हैं अकाउंट्स की। तो बेटा इसमें बेसिकली 3 अकाउंट होते हैं। 3 अकाउंट क्या, 2 अकाउंट होते हैं, एज यू कैन सी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हम रियल अकाउंट बोलते हैं, ये 1 नंबर में पूछ जाता था।
लेकिन टर्म 2 में कोई भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का तो आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी यू हैव टू नो, क्वेश्चन को इसके साथ मिक्स करके एक क्वेश्चन बना सकते हैं वो 2 नंबर का, तो पूछा जा सकता है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, दूसरा होता है मेरे बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आपका नॉमिनल अकाउंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और तीसरा बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, जैसे मेरे बच्चे सभी जानते हैं, प्यारे बच्चे हैं सभी। तो इसमें क्या, ये बैलेंस शीट क्या होती है, स्टेटमेंट होता है, राइट। ये कोई अकाउंट नहीं होता, मैं आपको 11th से ये फोकस कराते आ रहा हूँ इस बात को, कोई बड़ी बात नहीं है। वेल, अभी हमने क्या देखा, एनपीओ की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक और अकाउंट्स। इसमें अकाउंट्स क्या प्रिपेयर होते हैं। तो 3 तरह के मैंने आपको अकाउंट बताए मेरे बच्चों। क्या क्या बताया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो रियल अकाउंट की तरह काम करता है, रियल अकाउंट ही होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट होता है। और बैलेंस शीट। अगर मैं बात करूं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, अगर आप मैं बात करूं बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो ये सिमिलर टू होता है कैश बुक। आपने 11th क्लास में कैश बुक चैप्टर किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सिमिलर होता है कैश बुक की तरह। लेकिन कैश बुक कहाँ बनाई जाती है, आपको पता है। कैश बुक हम बनाते हैं आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में, है ना। उन तरह के पार्टनरशिप वगैरह चीजों में हम अपने बनाते हैं, लेकिन इसकी लीगल एंटिटी है तो इसके अकाउंट अपने आप में अलग है। तो इसके अंदर इस चैप्टर में हम क्या बनाते हैं बेटा, हम बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके अंदर हम कैश बुक नहीं बनाते, बल्कि क्या बनाते हैं मेरे बच्चों, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। और दूसरा क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये क्या पता लगाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू नो सरप्लस या डेफिसिट। अभी बात कर रहा था ना मैं पीछे की सरप्लस या डेफिसिट, तो देखो वहां पे भी एक बात दोबारा इसका नाम आ गया कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं बच्चों, टू नो सरप्लस या डेफिसिट, कि हमारे खर्चे ज्यादा हो गए हैं या इनकम जो है वो ज्यादा हुई है, ये पता लगाने के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। और बैलेंस शीट तो आपको सभी को पता है, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बनाते हैं, राइट। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम पहला अकाउंट। पहला अकाउंट क्या है मेरे बच्चों, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यही है ना पहला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हम बनाते हैं बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा आई थिंक इजीली। लो जी, इसकी बात कर लेते हैं। सर ये कैसे वर्क करता है और है क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो कुछ नहीं होता, बेसिकली एक रियल अकाउंट है। हम ये इसको नॉमिनल भी नहीं है कि एक तरफ खर्चे लिखेंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इनकम लिखेंगे, नहीं। इस बात को स्पेशल ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये 2 अकाउंट है आपके, पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इन दोनों में डिफरेंस है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो इस बात को दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है, जिसका मतलब होता है क्या अभी बताऊंगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, जिसका मीनिंग सब बच्चों को पता कि एक्सपेंस क्या होते हैं मेरे बच्चों, डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहता है। और इनकम क्या होती है मेरे बच्चों, क्रेडिट। तो इस बात को आपको पता है। तो रियल अकाउंट में ये नहीं होता, ठीक है ना। रियल अकाउंट तो आपको पता ही है क्या कहता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है बेटा, आपके कैश का इन कैश एक क्या है, एक एसेट्स है। याद करो 11th का, अगर मैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों पढ़ाऊं तो पहले मॉडर्न से पढ़ा देता हूँ। कैश एक एसेट्स है, और अगर इंक्रीज होती है तो क्या करते थे मेरे बच्चे, उसको हम डेबिट करते थे। और डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते थे मेरे बच्चे, क्रेडिट करते थे। तो वही है ये, तो रियल अकाउंट भी यही कहता है ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो ये आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पर हम कैश के लिए बना रहे हैं, क्योंकि इसको अगर रिसिप्ट आई, कोई भी रिसिप्ट आई, तो हम उसको क्या करेंगे मेरे बच्चों, हम उसको डेबिट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या है मेरे बच्चों, डेबिट है। वेट एक मिनट, ये सारा पार्ट क्या है, डेबिट है। क्लियर नाउ, ये सारा पार्ट क्या है मेरे बच्चों, ये सारा पार्ट क्रेडिट का पार्ट है। तो इसको ऐसे समझिए, अगर हमारे पास पैसा आएगा, रिसीट्स आएंगी, तो हम कहाँ लिख देंगे मेरे बच्चों, डेबिट साइड लिख देंगे। ये तो बात क्लियर होगी ना रियल अकाउंट के थ्रू। यानी कि जब जब कैश बढ़ेगा उसको डेबिट करते हैं, आपको पता ही है ना। ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच दोनों के थ्रू आपको पता है, तब जब जब कैश बढ़ेगा तो हम डेबिट करते हैं, और जब जब कैश घटेगा उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। दैट्स वाई आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर क्या आ रही है, टू ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। तो दोनों तरह की रिसीट्स तो यहीं आएंगी। और यहाँ पर देख रहे होंगे बाय में आएगा ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल, क्या आएंगी मेरे बच्चों, पेमेंट्स आएंगी। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे पेमेंट्स। तो पेमेंट का मतलब होता है पैसे का चला जाना, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और पैसे के आना डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो वही है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी
हमें इसको और ज्यादा वाइडली समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और कुछ लिखा हुआ भी। तो चलिए इस बात करते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं इस अकाउंट को। यूं तो बुक में अलग फॉर्मेट होगा और मैंने आपको समझाने के लिए कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो आप समझिए, सबसे पहले तो टू बैलेंस बीडी, क्योंकि आपको पता है कोई भी अकाउंट अगर आपका रियल अकाउंट है ना, मैं तो आपका वो डेबिट साइड से स्टार्ट होता है। दैट्स वाइज की टू बैलेंस बीडी डेबिट से स्टार्ट हुई। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? क्या बताया मैंने कि कोई भी आपके, जैसे मैंने आपको बता भी रखा, अगर आप मॉडर्न अप्रोच से पढ़ा दूं मैं, तो एक एसेट्स का और एक एक्सपेंस का, इन दोनों का बैलेंस जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? इन दोनों का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, याद है ना आपको? और कैपिटल, लाइबिलिटी और रिवेन्यू, ये तीनों का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। लेकिन क्योंकि हम तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो एक तरह से कैश बुक बना रहे हैं, ऐसा बताया ना मैंने, कैश के सिमिलर, कैश बुक के सिमिलर है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कैश इज अ एसेट, और कैश का बैलेंस क्या होता है मेरे बच्चों? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। दैट्स वाई हम इसको डेबिट से स्टार्ट करें, टू बैलेंस बीडी। तो यानी कि अगर पिछले साल का कुछ भी पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो बैंक का हो, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, चाहे वो कैश का हो, चाहे आपका बैंक का हो, चाहे पहली कोई एफडी हो, उनका स्टार्टिंग जो बैलेंस पिछले साल का पड़ा है हम बीडी से स्टार्ट करेंगे और तीनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे। क्या मेरी ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? देन क्योंकि ये क्लोजिंग करते हैं तो बैलेंस सीडी से क्लोजिंग होगा, क्योंकि स्टार्टिंग आपका बीडी से हुआ है तो क्लोजिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो वही कैश का बैलेंस अलग निकाल देंगे, बैंक का अलग और एफडी का अलग, तीनों को जोड़कर बाहर दिखाई दे देंगे। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा लेबलिंग में बता दूं, क्योंकि आपकी इस बार टर्म सेकंड में आपको पता है सब्जेक्टिव पेपर है, डेस्क्रिप्टिव, इसमें आपको अच्छी तरह से मेंटेन करना होता है। तो ऊपर लिखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल के लिए आप बना रहे हो वो यहाँ पर डेट लिख देते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, जैसे 31 मार्च 2021, तो या 22 या 2020, तो वॉट एवर इन द क्वेश्चन यू कैन राइट हियर। नाउ बात करते हैं हम, जैसे आप दिखाई दे रहा होगा टू ऑल। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देना है, जो मैं बहुत फोकस चाहिए मुझे आपका। अगर अभी भी आपका टेंशन ना हो तो एक बार थोड़ा सा सीधे बैठ जाओ और बिल्कुल फोकस के साथ समझना। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। अगर आपने ये बात समझ ली तो ये मान लीजिए ना, इस चैप्टर का नब्ज जो है बिल्कुल वो आपने टटोल ली, बिल्कुल खत्म बात। ठीक है ना मेरे बच्चों? वेल, बात करते हैं सबसे पहले टू ऑल रिवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट। ठीक है ना? देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मैं आपको डेबिट साइड पढ़ा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप लिख देंगे टू ऑल, ऐसे नहीं लिखेंगे आप, तो अलग अलग आइटम लिखेंगे टू करके, जो भी टॉपिक का नाम है टू 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 करके लिखेंगे। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझिए, इसके फीचर समझिए। एक तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे भाई डेबिट साइड में टू करके, एक तो आप लिखोगे रिसीट। ये तो बात क्लियर है, सभी बच्चों के क्लियर है कि हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? रिसीट। किसी भी तरीके की रिसीट आ रही है तो आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। एक करेक्टरिस्टिक तो ये है इसकी। दूसरी करेक्टरिस्टिक क्या है ये भी ध्यान से समझेंगे। रिवेन्यू एंड कैपिटल, ये वर्ड आपको सुना है आपने या नहीं, ये बता दो मुझे। रिवेन्यू रिसीट भी और कैपिटल रिसीप्ट भी, दोनों ही लिखेंगे। तो दूसरी करेक्टरिस्टिक ये होगी, रिसीट तो लिखेंगे ही, लेकिन रिसीट चाहे वो रिवेन्यू रिसीट हो चाहे कैपिटल रिसीट हो, वो डेबिट में ही लिखना है। और तीसरी करेक्टरिस्टिक ये है, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं आइदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल के, करंट ईयर, इसी साल के लिए जिसके लिए हम अकाउंट बना रहे, और आइदर नेक्स्ट ईयर, तो चाहे वो तीनों में से किसी भी साल के लिए अगर आपको मिल रहे हैं, तो याद रखना यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। क्लियर बात? ये तीनों बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बताया है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर रिसीट आएंगे, ये बात तो सभी बच्चों को क्लियर है कि डेबिट साइड में, क्योंकि ऊपर भी हेडिंग क्या है? रिसीट का ही है, हाँ है ना? लेकिन रिसीट कैसी होनी चाहिए? एक तो रिसीट हो, वो एक तो करेक्टरिस्टिक ही हो। दूसरी करेक्टरिस्टिक चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो चाहे कैपिटल रिसीट हो। और तीसरा, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो चाहे वो करंट ईयर से, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, वो सारी रिसीट यहाँ आएंगी। कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो गई होगी रेवेन्यू रिसीट में और कैपिटल रिसीट में, मैं रुक के बताऊंगा, आप फिलहाल समझ लेना कि यहाँ पर रेवेन्यू भी आएंगी और कैपिटल रिसीट भी आएंगी, दोनों आएंगी। सिमिलरली इधर पेमेंट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पर क्या आएंगी? पेमेंट्स आएंगी। तो तीनों सेम वही कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्या होनी चाहिए? एक तो पेमेंट होनी चाहिए। कैसी पेमेंट होनी चाहिए? रेवेन्यू पेमेंट होनी चाहिए। और या कैसी होनी चाहिए?
कैपिटल पेमेंट होनी चाहिए, वो भी आएगी। और थर्ड, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, चाहे करंट ईयर से रिलेटेड हो, और चाहे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत आसान है, यानी कि इसमें कोई भी सिरदर्दी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, इनका तो मीनिंग आप समझ गए होंगे ना। पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट तो सब बच्चे आसानी से समझ गए होंगे, फिर भी इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं तीसरा पॉइंट बता देता हूँ। सपोज करो मैं कह दूं आपको एक एनजीओ का नाम दे देते हैं एबीसी। एबीसी एनजीओ लिमिटेड, सॉरी लिमिटेड तो लगेगा नहीं, एबीसी एनजीओ was received 10,000 subscription for the year, for the previous ईयर के लिए इसने रिसीव करा 10,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन। सही में आ रही बात? तो क्या सर यहाँ पर लिखेंगे? हाँ जी बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, तो उसको लिखते हैं। गॉट इट? एक सेकंड के लिए आप रुक। हाँ जी, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने ये बात इतनी फोकस करके क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पे तो कोई हर्डल ही नहीं है। लेकिन हर्डल कब आएगी? जब आप नेक्स्ट अकाउंट समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, आप देख देख पा रहे होंगे कि तीन अकाउंट है इसमें। पहला अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। एक मिनट वेट कीजिए। हाँ जी, ये आपका नेक्स्ट अकाउंट है। आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर इस विजिबल हो रहा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिमिलरली होता है, लेकिन आपको पता है ये अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट आप ऐसे समझ सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता, सारे एक्सपेंडिचर कहाँ लिखते हैं मेरे बच्चों? सारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं, एक सेकेंड, सारे एक्सपेंडिचर कहाँ लिखते हैं भाई? सारे एक्सपेंडिचर आप जो है वो डेबिट में लिखते हैं, और सारी इनकम आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। तो ऊपर आप लेबलिंग करेंगे मेरे बच्चों। क्या लेबलिंग करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और यहाँ पर ईयर का नाम लिख देंगे जिस भी ईयर के लिए बना रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बात। अब दूसरी बात, इस बात को समझिए कि जैसे 11th क्लास में हम बनाते थे ट्रायल बैलेंस से, याद है ना? ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। इसी तरह जो ऊपर अकाउंट बनाया ना हमने, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उससे हम क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक बात समझिए मेरे बच्चों, एक मैं नई शीट पे आपको बता देता हूँ। एक सेकेंड के लिए आपको टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। ये देखिए आप, ये आपका कौन सा अकाउंट है? लेट अस सपोज ये अकाउंट हम मान लेते हैं बच्चा। ये अकाउंट मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। दो साइड दिखाई दे रही होंगी आपको, मैंने रफली बनाया है। तो कौन सी साइड होगी बेटा ये? सॉरी, कौन सा अकाउंट हो गया मेरे बच्चों? ये तो आपको मान लेते हैं, कौन सा अकाउंट है ये? रिसीट एंड पेमेंट। और नीचे हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मुझे दोबारा से आपका एक बार और फोकस चाहिए, क्योंकि यही डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसीलिए ऊपर वाले अकाउंट में बहुत फोकस कराया था। तो आपको पता है इधर तो क्या आएंगे? रिसीट्स आएंगी। क्या आएंगी मेरे बच्चों? इधर तो रिसीट आएंगी, और इधर क्या आएंगी मेरे बच्चों? पेमेंट। अच्छा, यहाँ पर क्या आएंगे? एक्सपेंडिचर आएंगे, और यहाँ पर क्या आएंगे मेरे बच्चों? इनकम्स आएंगी। तो एक बात तो तय है ना मेरे बच्चों, अगर आप इसको बनाने चल जाएं, तो क्या आपकी रिसीट ही तो इनकम होगी? हाँ या ना? भाई जो रिसीट होंगी वही तो इनकम में कन्वर्ट होंगी, और जो पेमेंट होंगी वही तो आपके खर्चे होंगे। पक्की बात है ना? हाँ यस सर, कि रिसीट आपकी इनकम होंगी और पेमेंट आपके एक्सपेंडिचर होंगे। तो मैं यही बात आपको इस अकाउंट में बताने जा रहा हूँ कि ऊपर जो आपने देखा रिसीट साइड चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, और जो आपकी पेमेंट साइड है वो आ जाएगी आपके डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर है ना? जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, विजुअलाइजेशन कर पा रहे होंगे, ये साइड साइड यहाँ आ जाएगी और ये साइड यहाँ आ जाएगी। पक्की बात है। लेकिन इसमें एक दोनों की करेक्टरिस्टिक अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी तीन करेक्टरिस्टिक हैं, एक दो तीन। याद है कि दोनों साइड की, इस अकाउंट की, बेसिकली मैं इस अकाउंट की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पेमेंट की बात करूँ चाहे मैं रिसीट की बात करूँ। क्या बताया मैंने?
इसमें तो या तो रिसीट होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए बेटा, पेमेंट होनी चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये थी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, वो चाहे कैपिटल हो, रिसीट हो, चाहे कैपिटल पेमेंट हो, चाहे रिवेन्यू हो, हाँ या ना, पक्की बात है। और तीसरा बताया था प्रीवियस ईयर की हो, चाहे करंट ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो। क्लियर है मेरे बच्चों। लेकिन इस भाई की, इस अकाउंट की अलग करेक्टरिस्टिक है। ये कहता है ना जी, मेरे अंदर डेबिट में खर्चे लिखो, मेरे अंदर क्रेडिट में इनकम लिखो, ये बात मैं सहमत हूँ। इधर से खर्चे इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर से पेमेंट इधर ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी खुद के रूल हैं। क्या रूल है इसके? ये भाई साहब कहते हैं मेरा रूल है कि मुझे आप, ठीक है, रिसीट को मान लो इनकम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट को मान लो एक्सपेंडिचर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात पहली तो आप सिमिलर मान सकते हैं, ठीक है। ये क्या रहता है, मुझे एक्सपेंडिचर लिख दो मेरे अंदर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे अंदर इनकम लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में ये रूप धारण कर लेगा अलग से। क्या बताया था मेरे बच्चों मैंने आपको, कि यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल और रिवेन्यू, दोनों तरीके के खर्चे, दोनों तरीके की इनकम हम यहाँ पर लिखते हैं ऊपर वाले अकाउंट में। लेकिन ये कहता है ना जी ना, मेरे साथ ऐसा नहीं चलने का, मुझे कैपिटल कतई नहीं चाहिए अपने अंदर, मेरे अंदर सिर्फ आप रिवेन्यू लिखोगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखोगे या रिवेन्यू इनकम लिखोगे, बस। कैपिटल का मेरे से लेना देना कोई नहीं है। तीसरे में और ये रूप धारण बिगड़ जाता है बात, ये और गर्म हो गया। कह रहा है ये क्या खिचड़ी पका रखी तुमने, पिछले साल का भी इसी अकाउंट में, करंट इस साल का भी इसी अकाउंट में, पिछले अगले साल का भी इसी साल में इसी अकाउंट में ना। मेरे अंदर ऐसा ना करो ना, तो मुझे प्रीवियस ईयर से मतलब है ना, मुझे नेक्स्ट ईयर से मतलब है। मुझे मतलब है तो बस एक से, करंट ईयर के लिए, जिस साल के लिए मैं बना रहा हूँ, मुझे उसी साल की इंफॉर्मेशन मेरे अंदर लिखना। ये तो बताया मैंने आपको एक थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में। कुल मिला के आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, कि ये क्या, ये अकाउंट क्योंकि हम बनाते हैं बेटा इनकम फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल के लिए हम बना रहे हैं, जो भी हमारा करंट ईयर होगा क्वेश्चन में, उसी के अंदर की इंफॉर्मेशन इसी के अंदर लिखनी होती है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसीलिए मैंने आपको देखा, अगर आप ध्यान से दे रहे होंगे तो आपने यहाँ पर, मैंने आपको बताया था यहाँ पर तो बाय ऑल रिवेन्यू एंड कैपिटल पेमेंट देखो, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई, ऑल रिवेन्यू पेमेंट, सिर्फ क्या आया, ऑल रिवेन्यू, कैपिटल तो नहीं आया ना। रिलेटेड टू करंट ईयर, यहाँ पर भी ध्यान रखो, ओनली टू रिलेटेड टू करंट ईयर, जबकि वहां पर क्या लिख रखा है मेरे बच्चों, वहां पर लिख रखा है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो सिर्फ इसको कौन सी चाहिए, करंट ईयर की। सिमिलरली जो इनकम है, जो रिसीट साइड है, यहाँ पर भी आप लिखोगे बाय ऑल, ऑल लिखोगे ठीक है, रिवेन्यू लिखोगे, कैपिटल नहीं लिखोगे, रिसीट रिलेटेड टू सिर्फ होना चाहिए करंट ईयर। तो बस इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, वैसे जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था उसके ऊपर सरप्लस और डेफिसिट, तो मैं ये कह रहा था अगर आपकी इनकम ज्यादा हो जाती है, क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाती है, तो इसको बोलते हैं टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम का ज्यादा हो जाना खर्चों पर। तो टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि बैलेंस डेबिट साइड बचता है तो उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, सरप्लस बोलेंगे। और टू बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों का ज्यादा हो जाना किस पर, ओवर इनकम, इनकम पर, तो उसको बोलेंगे डेफिसिट। यानी कि बैलेंस अगर क्रेडिट साइड बोलता है तो हम उसको बोलेंगे डेफिसिट। रटने के लिए बता दूं, यानी कि अगर प्रॉफिट, जैसा आज तक के अकाउंट में प्रॉफिट बचता है तो उसको बोलते हैं सरप्लस, और खर्चों के लिए जो लॉस आता था उसको बोलते हैं क्रेडिट डेफिसिट। लेकिन ये आपको रटना, ऐसे याद नहीं रखना, या किसी के सामने ऐसे नहीं बताओगे कि ये लॉस होता है, ये डेफिसिट अलग ही वर्ड है, राइट। अब बात आती है, एक एक चीज बच गई हमारी सिर्फ और सिर्फ, जानते हो क्या, हमारा एक वर्ड बच गया। एक तो आपको मैंने बताया कैपिटल वर्ड, और एक वर्ड बताया रिवेन्यू। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, ठीक है ना। एक काम करे जाए, पहले कैपिटल बताया जाए या रिवेन्यू, चलो कोई सा भी समझ लो। देखो ये वर्ड आपका पीछे नहीं छोड़ते, अगर आपने ध्यान देखा होगा तो आपके ये इकोनॉमिक्स में भी वर्ड आता है, इकोनॉमिक्स में भी इनकी डेफिनेशन है, बीएसटी में भी इसकी डेफिनेशन है, और अभी हम हाल ही में कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म करके आ रहे हैं। देखो रिवेन्यू जो होता है ना, रिवेन्यू ये होता है रिकरिंग टाइप का। रिकरिंग मतलब जो बिजनेस चलाने के लिए, रनिंग करने के लिए बेसिक में जो एक्सपेंस, चाहे अब मैं एक्सपेंस के व्यू पॉइंट से आपको डेफिनेशन बता रहा, रिसीट की भी वही व्यू पॉइंट है, ठीक है ना, आप समझ जाना उसी हिसाब से। आप फिलहाल मैं एक्सपेंडिचर को बेस मानूंगा दोनों में, तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली है क्या। देखो बेटा, रिवेन्यू जो होते हैं बिजनेस को रनिंग
करने के लिए, चलाने के लिए जो डेली बेसिस पे जो खर्चे होते हैं वो आपके रिवेन्यू कहलाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे कि आपको बताऊं मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम कैश फ्लो करके आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो भी होंगे, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के खर्चे होंगे वही रिवेन्यू होंगे। जैसे कि भाई सैलरी दे देना स्टाफ को, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे देना, ठीक है ना, इस टाइप की स्टेशनरी का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, ये सब आपके क्या है, रिवेन्यू खर्चे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि एनपीओ पढ़ा रहे हैं तो मैं बिल्कुल कैश फ्लो नहीं घुसा सकता इसके अंदर, वो तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, राइट, समझ में आ रही होगी बात। अब कैपिटल कैसे होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है कैपिटल, तो कैपिटल रिसीट क्या करते हैं, या तो आपकी एसेट्स को डिक्रीज करते हैं, है ना, रिसीट की बात करूं अगर जो मैं, है ना, लेकिन पेमेंट की बात करूं तो या तो ये एसेट्स को क्या करते हैं बेटा, एसेट्स को क्रिएट करते हैं, या तो एसेट्स को क्रिएट करते हैं, है ना। ठीक है बेटा, जैसे कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा खर्चा होगा, यानी कि अगर मैं मशीनरी बाय कर लूं, समझना बात को, ये मैं एनपीओ के व्यू पॉइंट से नहीं पढ़ा रहा आपको, बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं मशीनरी खरीदता हूँ तो क्या खर्चा नहीं होगा, यस सर होगा।